नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात को पेरिस पहुंच जाएंगे। फिर फ्रांस की उनकी जो आधिकारिक विजिट है वो शुरू होगी और कई ट्रेड समझौते होने वाले हैं। अमेरिका की उनकी बहुत ही सफल यात्रा के बाद सबकी निगाहें अब उनकी फ्रांस यात्रा पर लगी हुई हैं और चर्चा इस यात्रा को लेकर के इसलिए भी कुछ अधिक हो रही है क्योंकि फ्रांस पिछले कुछ समय से जल रहा है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस जल क्यों रहा है, इसके पीछे कौन है, इसका कोई लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से भी है क्या, और ये जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं अमेरिका से लेकर के, हमें अभी भी आपको याद होगा ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक वहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ था। काफ़ी हंगामा और काफ़ी हिंसा अलग अलग प्रांतों में हुई थी, पूरे अमेरिका में हुई थी। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दो तरह की विचारधाराएं और उनका टकराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें भारत से किस तरीके से कनेक्टेड है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान का, आईएसआई का, या जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनका क्या रोल है ये समझने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन संजय दीक्षित जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्ते। नमस्कार ओंकार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि फ्रांस जल क्यों रहा है, जला कौन रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, चाहती क्या है? देखिए, इसके कुछ तो तात्कालिक कारण हैं और कुछ जो है इसके दीर्घकाल के कारण हैं। तो अभी तो मेरे विचार से हम तात्कालिक कारणों पर बात करें तो उचित रहेगा, क्योंकि यदि दीर्घकालिक कारणों पर बात करेंगे तो फिर वो पूरी तरह से फिर वो फ्रांस के ऊपर ही केंद्रित हो जाएगा। जी उसका फिर लिंक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से फिर नहीं दिख पाएगा। तो वह ये देखिए कि फ्रांस में लगभग 8 से 9% जनसंख्या जो है वो समुदाय विशेष की बताई जाती है। अब यहाँ समस्या ये भी आती है क्योंकि समुदाय विशेष की फ्रांस में एक जो सेक्युलरिज्म है वो बड़ा ही कट्टर किस्म का सेक्युलरिज्म वो वहाँ की सरकार मानती है। लाइसिते बोलते हैं उसको। तो वो जो लाइसिते का जो इतना मामला हो जाता है कि वो आप जनसंख्या इत्यादि में भी कई बार उनकी स्थिति होती है कि उसमें जो है वो एथनिक कॉम्पोजिशन और रिलीजन इत्यादि की गणना जो है वो संभव हो जाती है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म जो है वो केवल स्टेट और रिलीजन का ही अंतर नहीं करता, वो हर क्षेत्र में है वो सेक्युलरिज्म घुसता है। यहाँ तक कि आप सड़क पर कैसे कपड़े पहनेंगे, आप किस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करेंगे, उसमें भी आपका कोई, स्कूलों में आपका कोई रिलीजियस सिंबल नहीं आप पहन सकते। इस तरह का वो बड़ा ही कट्टर किस्म का वो सेक्युलरिज्म जी मानते जी हैं जी। तो इसलिए भी आंकड़े जो हैं वो पूरी तरह से आ नहीं पाते। यही जो है आप देखें कि ब्रसल्स में या बेल्जियम में उन्होंने धर्म आधारित जनगणना बंद कर दी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ अनऑफिशियली लोग कह रहे हैं कि ब्रसल्स जो है बेल्जियम में है वो, वहाँ लगभग 44% जनसंख्या होगी ये समुदाय विशेष की। तो यदि ये पता चला लोगों को तो लोगों में आतंक फैल जाएगा। बताइए, एक समुदाय विशेष ऐसा है जिसके नाम से ही लोगों में आतंक फैल जाता है। तो यहाँ पर जो एक तो जो सामने दिख रहा है वो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो है ये लेफ्टिस्ट का, जो फ्रेंच लेफ्टिस्ट है उनका निश्चित रूप से हाथ है। और फ्रेंच लेफ्टिस्ट जो हैं वो आप ये माने कि लोग कहते हैं कि सारे इस्लामिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। आपका जो एक अमेरिका में बहुत लंबा चौड़ा एक एकेडेमिया में लेफ्टिस्ट मूवमेंट चल रहा है,
लेकिन आज से ही नहीं, ये आरंभ से ही जिसको हम लेफ्टिज्म कहते हैं या जिसको हम प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं, उसकी जन्मस्थली सदैव फ्रांस रही है। चाहे आप वोल्टेयर को ले लें, रूसो को ले लें, और उसके बाद यदि आप 20वीं शताब्दी में आए तो आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के मूवमेंट हुए हैं उनको या तो फ्रांस में पैदा हुए हैं या उनको उर्वरा जो है वो फ्रांस में मिली है। जी इसमें जी। कल्चरल मार्क्सिज्म नाम का एक मूवमेंट हुआ करता है जो कि एक इटालियन एंटोनियो ग्रैमशी ने उसके बीज बोए थे, लेकिन वो भी पला बढ़ा कहाँ, फ्रांस में ही बढ़ा। उसके आगे फिर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल चलता था, वहाँ पर जिस विचारधारा का आविष्कार हुआ उसको यहाँ फ्रांस में ही डेरिडा इत्यादि ने चलाया, जिसको बोलते हैं आपके पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये सारे के सारे मूवमेंट है। और आज भी आप ये देखिए, जो भारत विरोधी जितनी भी गतिविधियां हैं उसका जो है हेडक्वार्टर वो पेरिस ही है। आप ये जानकर इसको आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये भारत विरोधी सारी गतिविधियों का हेडक्वार्टर पेरिस है। और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो ग्लोबल हिंदुत्व मूवमेंट है, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस है। लेकिन वो इतने चालाक हैं कि वो उसको यूएसए के माध्यम से चलाते हैं। तो इसमें कुछ लोग हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, उनको कुछ हमारे इंडियन एक्सप्रेस टाइप के लोग, इस टाइप के लोग जो है वो बहुत प्रोमिनेंस देते हैं, वायर के साथ में बहुत मिले हुए हैं। और ये खाद पानी वो इनको भी देते रहते हैं, जो आपके आईएसआई एफिलिएटेड ग्रुप जो यूएसए से ऑपरेट करते हैं, वो अपना इंटेलेक्चुअल खाद पानी यहीं से लेते हैं। यानी जो ऑड्रे तुरुष्के, जो औरंगजेब के जो एडमायरर है, वो भी इन्हीं हमारे जो एक जफर लॉ साहब हैं उनकी ही शिक्षा है। तो ये जो है फ्रेंच जो लेफ्ट है वो पूरी तरह से मोदी के फ्रांस आगमन के विरुद्ध है। इसलिए कहीं न कहीं मैं इसमें कनेक्शन देखता हूँ दोनों में। आपको याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे तो इन्हीं लोगों ने मिलके पूरा षड्यंत्र करके, एक वैश्विक षड्यंत्र करके, और दिल्ली दंगा कराया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि फ्रांस में दंगा हो रहा है तो मेरे विचार से थोड़ा इनकी टाइमिंग गड़बड़ हो गई, थोड़ा जल्दी हो गया। लेकिन अवश्य ये चाहते रहे होंगे कि किसी तरह से मोदी का जो विजिट है वो कैंसिल हो जाए। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट मैक्रो जो हैं फ्रांस के, उनको जर्मनी जाना था, उनको उनका विजिट कैंसिल करना पड़ा। और ये दंगे या तो कुछ दिन और चल जाते, ये या दंगे जो हैं वो कुछ दिन बाद होते, तो मोदी की इस यात्रा पर भी संकट आ जाता। क्योंकि जो ग्लोबल लेफ्ट है, जो वैश्विक वामपंथ है, उसका उद्देश्य क्या है ये हम समझ के और उसको इनके साथ रिलेट करेंगे, तब ये पता चलेगा कि इनके जो प्लान्स हैं, जो इनकी योजनाएं हैं, वो कितनी गहरी हैं। जी। संजय जी, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये लेफ्ट लॉबी हो पूरी दुनिया में, अमेजॉन के जो मालिक हैं वो हों, या आईएसआई उसके प्रायोजित खालिस्तानी हों, ये तो हर जगह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं, रायता फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से वाशिंगटन में वार्म वेलकम हुआ है, कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत विरले ही राष्ट्र प्रमुखों का इस तरीके का स्वागत हुआ है जैसा वाशिंगटन में मोदी का हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी तो आगे बढ़ रही है, अब वो वैश्विक लीडर के तौर पर भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से मान्यता मिल रही है, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन पर वो घर के भीतर भी और घर के बाहर भी
खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ये बौखलाहट इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ रही है इनकी? ये पूरी तरह इसकी संभावना है। अभी तो आपने, मैं कहूँगा कि आपने इसकी नब्ज़ पकड़ी है कि ये जो है यूएस में जिस तरह से मोदी का स्वागत हुआ और जिस तरह से बहुत सारी जो डील्स हैं वो आगे बढ़ी और जिस तरह से बाइडेन जो है वो एक तरह से दिखाई पड़े कि साहब कि वो बिल्कुल पूरी तरह से बिछ रहे थे सामने, क्योंकि उसमें ये भी लोगों को लगा कि भई जो उनके इस समय जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो इतनी लो हैं कि उनको इस समय भारतीय समाज की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो अमेरिका का जो भारतीय समाज है वो लगभग आप समझिए उनकी जो संख्या जो है वो 40 लाख से ऊपर है। बिल्कुल। तो वो करीब-करीब 1% वोट उनका हो जाता है और 1% वोट के अतिरिक्त वो और भी अधिक प्रभाव इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पास जो इनके कैंपेन फंड्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से। तो इसलिए वो उनका ये भी प्रयास है कि भई ये जो पूरा भारतीय समाज है वो हमारे साथ रहे और चूँकि ये भारतीय समाज जो है अमेरिका का, वो मोदी को बहुत पसंद करता है और मोदी को इसलिए पसंद करता है, उसका जो मुख्य कारण वो है क्योंकि भारतीयों की प्रतिष्ठा, भारतीयों का जो आत्मगौरव है, जो भारतीयों का जो आत्मविश्वास है, वो मोदी के कारण बहुत बढ़ा है पूरे विश्व में। बिल्कुल। आज भारतीयों को एक अलग दृष्टि से देखा जाने लगा है। ये मैं स्वयं जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कब से, देखिए मैंने अपनी जो पहली यात्रा की थी विदेश की, वो 1981 में की थी। तो मैं 21 वर्ष का था। वो मेरी पहली यात्रा थी और उस समय मैं देखता था कि भारतीयों को कितनी नीची दृष्टि से देखा जाता था। और ना केवल यूएसए में या ना केवल पश्चिम में, मैंने ये देखा कि मिडल ईस्ट हो, चाहे चाहे वो आपका जापान हो, सिंगापुर हो, यहाँ पर भी भारतीयों को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था कि ये जो है ये बेकार लोग हैं, ये कुछ काम नहीं करते और ये जो है वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे वितंडा फैलाते हैं और इस तरह से देखा जाता था भारतीयों को। और ये धीरे-धीरे इसका परिवर्तन होना आरंभ हुआ। आप देखें जब ये क्रांति आई, यहाँ पे आईटी क्रांति थोड़ी-सी यहाँ आना आरंभ हुई और फिर भी जो है वो भारतीय आपके आईटी सेक्टर में भी एक, ये कह सकते हैं आपकी आईटी कुली के रूप में उनका उपयोग किया जाता था, जो सबसे कम खर्चीले या ऑलमोस्ट आप आईटी लेबर क्लास कह लीजिए, उसके रूप में इनका उपयोग किया जाता था सन 2000 के आसपास। जब ये Y2K वाला मामला हुआ था, वो उसके Y2K जो है वो पूरी तरह से एक मैनुअल ऑपरेशंस था। उसमें जो है वो भारतीयों का बहुत उपयोग किया था और भारतीयों का उपयोग जो है हमारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने उसका एक तरह से आर्बिट्राज करके और उससे बहुत अपने पैसे कमाए थे। इन्होंने कोई इनोवेशन नहीं किया था, केवल ये किया था कि साहब कि भारतीयों का उपयोग करके कम पैसे में और उनसे ज़्यादा पैसे उठा के उन्होंने अपने प्रॉफ़िट कमाए थे। जी, जी। फिर लेकिन मोदी के आने के बाद से इसमें एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ है। वो क्वालिटेटिव चेंज इसलिए भी हुआ कि मोदी ने आत्मनिर्भरता, कुछ और जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड जो और चीज़ें हो सकती हैं, खुद जिस प्रकार से वहाँ यूएस में जाके या यूके में जाके बड़े-बड़े आयोजन करना, उससे जो एक प्रतिष्ठा बढ़ी है, एक आत्मगौरव बढ़ा है। तो अब भारतीयों के प्रति दृष्टि सभी स्थानों पर परिवर्तित होती मुझे कुछ-कुछ लग रही है। ये मैंने कभी अभी अनुभव किया, जैसे मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था कुछ दिनों पहले, तो जी, जी। वहाँ भी मैंने अनुभव किया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी होती थी भारतीयों के साथ एक ज़माने में। तो ये है जो एक परिवर्तन हुआ है, उससे जो बात और भारतीयों में जो आत्मविश्वास आया है वो हमारे लेफ्टिस्ट्स को कतई पसंद नहीं आ रहा।
इसलिए उनके लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। वैसे भी लेफ्टिस्ट का जो एक एजेंडा है वो ये है कि उनको जो है वो सारे जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो समाप्त करनी है, और राष्ट्रीय सीमाएं समाप्त करके उनको एक ग्लोबल सरकार बनानी है, और उस ग्लोबल गवर्नमेंट को उनको खुद को जो है वो चाहे सामने से और चाहे पीछे से उसको ऑपरेट करना है। तो इनका ये एजेंडा है, और उसके एक लिए आवश्यक है ख्वाब। कि वे न केवल राष्ट्रीय सीमाएं समाप्त करें, उनको राष्ट्र की अवधारणा समाप्त करनी है, उनको समाज को भी समाप्त करना है, क्योंकि समाज जो है वो फिर वो राष्ट्र को एक प्रकार से सपोर्ट करता है, तो इसलिए समाज से भी उनकी दुश्मनी है, तो इसलिए समाज के प्रति भी वो विद्वेष फैलाते रहते हैं। उनको परिवार को समाप्त करना है, जो आज इस समय आप देख रहे हैं, विशेषकर पश्चिम में ही नहीं, विशेषकर से आप यूएसए में देख रहे हैं, जो इन्होंने पूरा का पूरा ये जो एलजीबीटीक्यू चला के और इस तरह से कर दिया है कि जैसे साहब आपका जो है वो पुरुष या नारी होना एक प्रकार का अपराध हो गया है, जब तक कि आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। बच्चों तक को जो है जी। पूरा उनके सामने सारा विषाक्त एक वातावरण बनाया है, वो सब इसी लेफ्टिस्ट एजेंडे का पार्ट है। और इसमें वे ट्रंप जैसे लोगों को, या जैसे बोरिस जॉनसन था उसको, जैसे नेतन्याहू, इनको सबको जो है वो मोदी है, तो इनको सबको अवरोध मानते हैं कि ये जब तक रहेंगे तब तक जो है वो राष्ट्र की सीमाएं जो हैं वो समाप्त नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी तरह से ये मोदी को समाप्त करें, क्योंकि ट्रंप को तो उन्होंने जाल में फंसा लिया, क्योंकि ट्रंप में बहुत सारी खूबियां तो थी, बहुत सारी उनमें दुर्बलताएं भी थी, तो उन दुर्बलताओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने ट्रंप को तो नीचे गिरा दिया। अब वो फ्रांस में मैक्रोन को गिराने में लगे हुए, क्योंकि मैक्रोन जो है वो ना तो दक्षिणपंथी है ना वामपंथी है, वो बीच में रहता है, वो सेंट्रिस्ट है। तो इनको एक तीर से दो निशाने साधने की का प्रयास कर रहे हैं, ये कि भाई कि मोदी को गिराने की दिशा में मैक्रोन को भी गिरा लो साथ साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये इस प्रयास में ये दंगे जो हैं इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं। संभावना है, मेरे पास कोई ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई इसका सिद्ध प्रमाण है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग ऑपरेट करते हैं, और जो मैं इनकी गति और जो इनकी दिशा, जो इनका चाल चलन जो मैं समझता हूँ, उसके अनुसार से ये संभावना अत्यंत प्रबल हो सकती है। संजय जी, जब सीरिया का संकट चल रहा था, जब वहाँ बमबारी हो रही थी, अमेरिका और रूस भी, उनमें भी एक तरह की होड़ लगी हुई थी, तब हमने देखा था कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ से और कुछ आस पड़ोस से पलायन हुआ था यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। और यूरोप के कई देशों ने एक तरीके से बाहें फैला करके उनका स्वागत कर लिया था। हम अमेरिका में भी देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखते हैं, फ्रांस भी उसी का हिस्सा है। ये लोग आ तो जाते हैं और वहाँ इनको नागरिकता भी मिल जाती है, इनको पासपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन ये वहाँ के समाज में बिल्कुल घुलते मिलते नहीं हैं। उस नेशनलिटी के प्रति इनकी जो वफादारी है वो कभी दिखाई भी नहीं देती है, और बड़े डरावने सीन कभी-कभी आते हैं। तो ये जो स्थिति है ये पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर से जो सो कॉल्ड ये लिबरल जो कंट्रीज़ अपने आप को प्रचारित करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। देखिए ये भी ये आप देखें तो ये जो सारा कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था? ये ओबामा के समय पे हुआ था। और अब लोग धीरे-धीरे इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि ओबामा जो है वो पूरी तरह से कहते हैं कि इस लेफ्ट का एक मैस्कट था, और उसने इन देशों में विनाश का जो तांडव रचाया वो एक जानबूझकर किया हुआ एक कार्यक्रम था, और उस जानबूझकर किए हुए कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये था कि जो यूरोपियन समाज है उसको भी आप समाप्त करें, क्योंकि वो हम अमेरिका में तो सफल हो गए हैं कि हम समाज और परिवार को नष्ट करने में करीब-करीब,
अब यूरोप में भी वो होना चाहिए, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें अभी भी समाज और परिवार जो है वो मैं कह सकता हूँ कि अभी निरंतर है वहाँ। और उसमें जो ईस्ट यूरोपियन देश कई सारे हैं, पोलैंड है, हंगरी है, और इसके अलावा इटली में भी और स्पेन में भी काफ़ी कुछ जो है वो परिवार कह सकता हूँ कि इंटैक्ट है। फ्रांस में लेफ्ट का प्रभाव सदैव अधिक रहा है, तो फ्रांस में तो ये थोड़ा सा वहाँ समस्या ही है, जैसे यूएसए में है उसी तरह की। तो इसको ये जर्मनी में ले जाना चाहते थे। जर्मनी में इनको वो एंजेला मर्केल मिल गई, एक पागल, उसने जो है वो पूरा इनके लिए खोल दिया। अच्छा, चूंकि समाज अंदर से जब सड़ रहा है तो उसको पूरी तरह से भोगवादी संस्कृति में है, उसको ना तो परिवार आगे बढ़ाना है, ना उसके पास जो है अपने कोई सामाजिक सरोकार बचे हैं, उसको केवल मौज मस्ती करनी है। जो सारे काम करने हैं उसके लिए उनको किराए के लोग चाहिए। ये किराए के लोग जो हैं ये यहाँ पर आके इस तरह से भर के और फिर वहाँ जाकर फिर वो इनको संतप्त करते हैं, इनके सामने जो है वो परेशानी पैदा करते हैं। तो ये दोनों तरह से जो समाज जो है इस तरह से बना है, ये लॉन्ग टर्म, इनका लॉन्ग टर्म जो है वो इम्पैक्ट है। कि ये भी है क्या है कि विरोधाभास सा है कि साहब की इनकी जो इकोनॉमी है वो तो कैपिटलिस्ट है, लेकिन धीरे-धीरे एकेडेमिया में लेफ्ट का प्रभाव इतना बढ़ता गया कि इन्होंने जो लेफ्टिस्ट इकोनॉमी थी वो तो समाप्त कर दी इन्होंने सोवियत यूनियन की। लेकिन जो सोवियत यूनियन है उसने अपना समाज बचा लिया, उसने अपनी परिवार बचा लिया। लेकिन ये भाई लोग जो हैं, जो लेफ्ट का असली वायरस है, जो समाज को खाता है, परिवार को खाता है, उसको इन्होंने यहाँ पूरी तरह से आयातित करके और अपने समाज का और अपने परिवारों का नाश कर लिया। और इस कारण से ओबामा को यह आसानी हुई कि उसने देखा कि हाँ, इनको हम अब देखिए, यूएस का पूरा जो गेम है वो इस पे चलता है कि भाई यूरोप जो है वो उनकी गुलामी करता रहे। और पूरा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सारा सिस्टम इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ है, उसमें यह है कि भाई यूरोप गुलामी करता रहे और बाकी जो गुलामी नहीं करते हैं उनको इस तरह का सिस्टम बनाओ कि भाई वो भी हमारी गुलामी में आ जाए। अब वो धीरे-धीरे जैसे अमेरिका का जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है, तो बिल्कुल। अब दूसरे देश यूपर आ रहे हैं, जिसमें भारत जो है वो सबसे प्रमुख है। अब जब इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, अपनी अर्थव्यवस्था चौपट कर ली यूएस ने, यूरोप ने, कि उनको लड़ाई करनी ज़्यादा आवश्यक थी रूस से, और ऐसी अर्थव्यवस्था से वो लड़ाई कर रहे हैं जिसके पास अथाह संसाधन है। विश्व में किसी के पास यदि सबसे अधिक संसाधन है तो वो रूस है। उसके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो न हो। उसके पास जो भी मेजर चीज़ें चाहिए वो सारे उसके पास, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, ऑयल है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं संसाधनों का वो सब उसके पास है। और सामरिक शक्ति है। जो उनके यहाँ दूसरी समस्या है कि उनके यहाँ जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, तो उनके पास लड़ने के लिए जो लोग पहले हुआ करते थे वो कम हो रहे हैं। लेकिन वो अपनी पूरी इतिहास में तरह तरह के इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो क्राइसिस हैं, उनसे वो गुजरे हुए हैं और वो उसको कोई बहुत अधिक नहीं मानते। द्वितीय विश्व युद्ध भी यदि देखा जाए सही मायने में उसका यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध तो रूस ने जीता था, और ये जो पश्चिमी देश तो थे वो तो उनके कंधों पे सवार होकर वहां पहुंच गए थे कि भाई रूस जो है वो इससे पहले कि पूरे जर्मनी पे कब्जा कर ले तुम भी घुस पड़ो किसी तरह से। तो ये स्थितियां हैं उस समाज की और उस अर्थव्यवस्था की। तो वो मुझे लगता है कि एक प्रकार के वो पूरी तरह से द्वंद्व में फंसा हुआ है, और इसीलिए वो अब
इस स्थिति में है कि भाई दूसरे जो हैं वो इसका फायदा ना उठाएं, क्योंकि होता अवश्य यही है कि जब आप दो बड़े देश या दो बड़ी सभ्यताएं आपस में जब लड़ती हैं तब तीसरे का उदय होता ही होता है। यह आप देखेंगे विश्व में आपको कई बार दिखाई पड़ेगा। इस्लाम का उदय कैसे हुआ? इस्लाम का उदय जो 7वीं शताब्दी में होता है वो तब होता है जब आपके फारस वाले और या आपका जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर बोलते हैं, और ये फारस वाले जिसको ससानी या ससैनियन एम्पायर बोलते हैं, ये आपस में लड़ रहे थे 30-35 साल तक। जी और वो जो जी 30-35 साल इनका जो लंबा युद्ध चला उसमें दोनों बिल्कुल इतने एग्जॉस्ट हो गए कि जो भाड़े के सैनिक उनके दोनों की तरफ से लड़ रहे थे, यानी ये जो अरब वाले थे ये भाड़े के सैनिकों के रूप में कभी इनके ससैनियंस के साथ लड़ते थे, कोई कोई बाइजेंटाइन के साथ लड़ते थे। इन्होंने कहा यार लड़ तो हम ही रहे हैं तो हम एक होके इनको ही क्यों नहीं खत्म कर लें। ये हुआ है वहां पे। आप देखें जो उनके जो 7वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और उन्होंने 7वीं शताब्दी के अंत तक तो वो पहुंच गए थे। उन्होंने पूरा न केवल पूरा जो आज जिसको हम इराक कहते हैं, ईरान कहते हैं, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जो मिस्र है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो सारा उन्होंने इसी तरह से कब्जा किया था, क्योंकि दो बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो लड़ रहे थे। आप ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका कैसे आगे आया। अमेरिका इसलिए आ गया है कि ब्रिटेन और जर्मनी लड़ रहे थे। ब्रिटेन और जर्मनी जब लड़े तो अमेरिका को अवसर मिल गया आगे आने का। अब अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हमें रूस से लड़ना ही लड़ना है, तो अमेरिका और जब रूस लड़ेंगे तो चीन ऊपर आएगा, और चीन अगर ऊपर नहीं आया तो भारत ऊपर आएगा। अब बिल्कुल ये जो है ये देख रहे हैं कि साहब कि हम लड़ते तो रहे लेकिन दूसरे ऊपर ना आ पावे। ये जो है इस समय की समस्या है। एक पॉइंट पर आते हैं संजय जी, ये जो नहल की हत्या हुई है वहां पर, मैं एक्चुअल में देख रहा था कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, पावर्स क्या हैं, खास तौर से ट्रैफिक पुलिस को, फ्रांस के सुरक्षा बलों को, और उसमें जो इनको गोली चलाने का अधिकार दिया गया है वो बहुत सारे मामलों में दिया गया है। एक मामला ये भी है कि अगर कोई ट्रैफिक लाइट को तोड़ता है और आपकी चेतावनी देने के बाद भी नहीं रुकता है तो आप फायर कर सकते हैं, आत्मरक्षा में तो कर ही सकते हैं। अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी नहीं हुई थी, इसका कोई नतीजा भी नहीं आया था, और नस्लीय भेदभाव का एक मुद्दा बना करके पूरे फ्रांस को एक तरीके से आग में झोंक दिया गया। तो सवाल ये है कि आप वहाँ के संविधान को, वहाँ के कानून को, वहाँ की व्यवस्था को मानेंगे या अपनी ही हैकड़ी चलाएंगे और अपने को ही सुपीरियर रख करके इस तरह का बिहेव करेंगे। और अगर वहाँ की जो एजेंसियां हैं, जो व्यवस्था है, वो कानून का पालन करने की कोशिश करेगी तो फिर ये हालात पैदा करेंगे आप। देखिए इसी का आप देखे हैं कि ट्रंप को हराने के लिए इसी प्रकार से एक आप वहाँ अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर करके चलाया गया था जी जी आंदोलन। और वो ब्लैक लाइव्स मैटर भी वो इतना एक्सट्रीम तक ले गए थे, कह रहे थे कि साहब पुलिस ही समाप्त कर दो, डिफंड द पुलिस। ये वहाँ पर ये चला था, ये सारा का सारा ये आपका लेफ्ट इंस्पायर्ड था। यहाँ पर भी ये जो हैं वो मैक्रॉन से बहुत प्रसन्न नहीं है। हालांकि जो मैक्रॉन की जो चैलेंजर थी मैरी ला पेन, तो मैरी ला पेन तो राइटिस्ट हैं वहाँ पे। अब इनको ये लग रहा है कि भाई ये मैक्रॉन के बाद यदि इसी
तरह से चलता रहा तो फ्रांस भी जो है वो राइटिस्ट के हाथ में चला जाएगा, जैसे कि इटली चला गया। अब ये नहीं समझते कि ये इस तरह की मूर्खताएं करेंगे, यदि ये परिवारों को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसकी तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी ही, और उसकी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो फिर लोगों को वहाँ के जो राइट है उसकी तरफ ले जाएगी। तो बजाय इसके कि इसका जो उपचार है वो जाके आप अंदर से करें, वो ये देख रहे हैं कि बाहर से इस तरह का करके दंगे भड़का के, आप इस तरह की फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करके, इस तरह से करके आप मैक्रोन के स्थान पे किसी अपने लेफ्टिस्ट को उठा के ले आए जो कि ग्लोबल एजेंडा में विश्वास करता हो, इनके क्लाइमेट चेंज एजेंडा में विश्वास करता हो। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन फेल हो चुका है तो इनका डेस्परेशन और भी बढ़ गया है। आप ये देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक एजेंडा था वो फेल हो चुका है, और आज के दिन ये जो WTO जो है वो 90s में नेगोशिएट हुआ था। आज के दिन ये WTO नेगोशिएट करने जाए ना, क्योंकि साहब कि हम पुराना डिस्बैंड करते हैं और चलिए नया WTO नेगोशिएट करें, तो जितने लोगों ने साइन किए थे उनमें से 90% लोग उस पर साइन नहीं करेंगे। जी जी। तो वो ग्लोबलाइजेशन फेल हो चुका है। तो अब ये तरह तरह के, जो मैं कहता हूँ, मुझको तो इनको थोड़ा सा इसमें जो है इनकी कोई हताशा, डेस्परेशन टाइप का दिखता है, जो इस तरह के वो ट्राई करते रहते हैं। हालांकि उनका जो दीर्घकालीन उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि दीर्घकालीन तो वो यही चाहते हैं कि साहब की पूरा का पूरा विश्व जो है उन्हीं का हो, समाज भी न रहे और परिवार भी न रहे। तो उसी की तरफ ये इस तरह के डिसरप्शंस करते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो चलता था US में, वो भारत में भी लाया जा रहा है। और अभी कुछ आप देखिएगा कि भारत से उनके ये यहाँ भी चलाने वाले हैं। और उसमें कुछ लोगों को कहेंगे कि ये ब्लैक है। भाई हमारे कम्युनिटी में हर रंग के लोग मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ भी चलने वाला है कुछ दिन। आपकी आवाज बीच में चली गई थी जब आप बता रहे थे उसके बाद से कि भारत में भी इसको लाया जा रहा है, तो उसको एक बार फिर से अगर रिपीट कर सकें। जी, अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा हूँ कि ये भारत में भी ब्लैक लाइव्स मैटर का जो है वो चलाने वाले हैं। कह रहे हैं कि कुछ ट्राइबल्स को, कोई दलित को इकट्ठा करके उनको ब्लैक ब्रांड करके और उनको चलाएंगे। रे भाई वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को कैसे दलित करोगे? वो तो सारे के सारे, लेकिन वो ब्लैक जो है वो उनका एक इमेजिनरी होगा, वो कलर के ऊपर आधारित नहीं होगा। जी साहब जी की जी। जो ही जो है वो दबा कुचला हुआ है वो ब्लैक है। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा पर आते हैं। वॉशिंगटन में जो हुआ है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, इन लोगों ने भी देखा है जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं और जो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और तब से ये लोग सक्रिय हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ओबामा राष्ट्रपति थे, उनको एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, 60 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर थे। कहा गया था कि मोदी को अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। और अब वॉशिंगटन में जो उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं, उनको जिस तरीके से वेलकम किया जाता है, जिस तरीके से, जो आपके शब्दों में कहूँ तो वहाँ के राष्ट्रपति बिछ जाते हैं एक तरीके से। जाहिर है अमेरिका के अपने स्वार्थ हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि भारत एक उभरता हुआ देश है, अर्थव्यवस्था है, अब इसको किसी भी तरीके से तमाम षड्यंत्रों के बावजूद दबाया नहीं जा सकता है। अब मोदी जा रहे हैं वाशिंगटन के बाद पेरिस। पेरिस की उनकी यात्रा पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दो सवाल लिए थे जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो वहां पर मानव अधिकारों का एक सवाल पूछा गया था और वो पूरी तरीके से प्लांटेड था।
और उस पर सवाल भी उठे, यहाँ भी प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हुई। फ्रांस में भी क्या इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जा सकती हैं? वो तो मानवाधिकारों का तो वो झुनझुना हर तो जगह वो उठाया तो हर जगह है इनका मानवाधिकार का वाला। और मैंने आपको बताया कि जो इन्फिल्ट्रेशन आपके मीडिया में फ्रांस में जिस स्तर का इन्फिल्ट्रेशन लेफ्ट का है, वो तो यूएस में भी नहीं है। यहाँ तो ये तो कैपिटल है लेफ्ट की। लेफ्ट की जो कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल है, वो पेरिस है। और जो वर्ल्ड नेशन है वो फ्रांस है। तो ये पेरिस जो है वो लेफ्ट की कैपिटल है। तो यहाँ पर तो इस तरह के एजेंडे पूछे ही जाएंगे। मुझे तो नहीं आश्चर्य होगा कि वो LGBTQ पे भी पूछ ले कुछ। कि जिसको साहब ने लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी संवेदनशील है। बड़ी संवेदनशील है कि साहब आपने जो है वो सेम सेक्स मैरिज को क्यों अपोज किया भारत सरकार ने। ये विचित्र विचित्र प्रकार के जो एजेंडे हैं, ये यहाँ निश्चित रूप से उठ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, जो इस समय जो दिख रहा है, जो भारत की जो शक्ति है वो कहाँ से निकल रही है। अब देखिए कि यूएस और फ्रांस में कंपटीशन हो गया है कि भारत को कौन अधिक लुभा सकता है। और वो जो जेट इंजन डील का जो सारा मामला चल रहा है तेजस जी जी MK2 के लिए, और जो AMCA जो भारत का जो प्रोग्राम है ट्विन इंजन जेट वाला, 5th जनरेशन जेट का, उनके हवाले से जिस प्रकार से दोनों सरकारें ऑफर पे ऑफर दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, 80% TOT। फ्रांस कह रहा है कि हम 100% कर देंगे आपको। जी 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 अब भारत के दोनों हाथों में लड्डू है। उसके अलावा जो डिफेंस डील है वो आपके नेवल रफाल जो है वो 26 रफाल वाला, वो तो तय ही हो चुका है। और वो तो पूरे कंपटीशन के थ्रू जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। और मैं आपको बताऊं कि आज फिर अभी देख रहा था मैं 2-3 घंटे पहले, इन लोगों का कार्यक्रम आरंभ हो गया। वो जैसे राफेल को लेकर जो के हुआ जो था। जो हाँ, और रफाल वो पुराना जो अनिल अंबानी का था ना, जो पहले हुआ करता था, जो ऑफसेट वाला जो मामला था। हाँ, कि कितने ऑफसेट किसको देने हैं। वो ऑफसेट वाला भी कांग्रेस सरकार ने चालू किया था, वो भी एक तरह का स्कैंडल ही था। तो आज फिर निकाला है कि साहब कि ये मैक्रोन ने जो है वो कोई $150 मिलियन की टैक्स छूट दी है अनिल अंबानी को। तो कोई $156 मिलियन का उनके ऊपर टैक्स निकला था। उसमें से केवल 6.66 मिलियन जो है उनको, यूरो, सॉरी नॉट डॉलर, 6.66 मिलियन यूरो जो है आउट ऑफ 156 मिलियन यूरो, वो उनकी जो है उन्होंने टैक्स सेटलमेंट किया है। तो ये क्यों किया है, उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब की वो मोदी और मतलब अभी मोदी के मैक्रोन। जाने से पहले ही कर दिया है, तो हाँ, उसको वो आज किया है ना, वो आज ही आप उठा कर अभी आप देख लीजिए गूगल पे, वायर का वो आ गया है। और वो किसने किया है, वो वही उनका वो पुराना जो है वो मीडिया पार्ट करके, जो और पिछली बार उस तरह की सारी खबरें निकाल रहा था, जो बाद में सारी झूठी पाई गई। यहाँ ईडी उस 8-8 पार्ट 9-9 के घंटे हवाले से फिर इंट्रोगेट कर आज रही है। वायर द लायर ने फिर से यही आज स्टोरी छाप दी। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो कि वो जो सेटिंग जो है वो की जा रही है थोड़ी सी, लेकिन हर चीज जो है वो टाइमिंग ठीक नहीं चल रही है। अब ये जो मीडिया पार्ट वाला है ये थोड़ा लेट हो गया, और वो जो दंगे थे वो थोड़े जल्दी हो गए। तो जो परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, वो परफेक्ट टाइमिंग पिछली बार जब गए थे मोदी, तब वो लगभग परफेक्ट टाइमिंग की थी इन लोगों ने। हाँ, हाँ। और लेकिन ये इस कितने बार टाइमिंग बदमाश थोड़ी हैं, सी गड़बड़ हो रही है। कितने बदमाश हैं, ये छुपा जाते हैं कि अभी हाल में अनिल अंबानी से ईडी ने शायद 9 साढ़े 9 घंटे की पूछताछ की है।
तो ये नहीं बताएंगे कि मोदी की जो ईडी है ये अनिल अंबानी को बुला करके इंट्रोगेट कर रही है। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि ये सबसे समस्या ये है कि चूंकि ग्लोबल लेफ्ट जो है उसने कभी भारत को ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया। इनको सीखना चाहिए, जो मिशनरीज आए थे 19वीं शताब्दी में, और जब वो 50 साल तक असफल होते रहे, तब उन्होंने बड़ी डीप स्टडी की भारत की, बड़ी डीप स्टडी की, और उस डीप स्टडी के बेसिस पे फिर उन्होंने पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाया जिसको आज हम द्रविड़वाद के रूप में जानते हैं। वो पूरा का पूरा द्रविड़वाद उन्होंने बनाया, जिससे आज भी जो है वो तमिलनाडु जूझ रहा है। तो ये जो आज का जो वर्तमान लेफ्ट है, वो भारत की जनता किस बात पर वोट देती है, उसके क्या सरोकार हैं, वो अपने नेताओं को किस प्रकार से देखती है, उसकी समझ आज के जो वर्तमान वैश्विक वामपंथ है उसको मुझे लगता है नहीं। जी जी जी। क्योंकि लगातार इनका प्रयास ये है कि भाई जिस तरह से सोनिया गांधी राहुल गांधी चुनाव हारे थे 2014 में, उनके ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन आरोपों के कारण हारे थे, तो मोदी के ऊपर भी उसी तरह के भ्रष्टाचार आरोप लगा के उसको भ्रष्ट सिद्ध कर दो तो वो हार जाएगा। अब जी जी। इसमें जो है, इस फिलॉसफी में, आप तो राजनीति बहुत अच्छी तरह देखते हैं, आप स्वयं बताएं कि ये सिद्धांत कैसे चलेगा भारत में। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात ये भी है ना संजय जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप आरोप तो किसी पर भी मत दीजिए, लेकिन उसकी छवि अगर वैसी नहीं है तो वो आरोप उस पर आप चस्पा नहीं कर सकते। इनकी तो छवि ही ये थी जो इनके ऊपर चस्पा हो गई। नरेंद्र मोदी की छवि तो ऐसी है नहीं। नरेंद्र मोदी की तो एक अलग छवि है। नरेंद्र मोदी के कोई दामाद भी नहीं है, कोई बच्चे भी नहीं है, कोई इतना बड़ा पेट भी नहीं है कि वो भर ही नहीं रहा है। दूसरे, उनका मुख्यमंत्री के टाइम पे जब उन्होंने अहमदाबाद छोड़ा और दिल्ली रवाना हुए तो शायद 50 लाख से ज़्यादा उनके अकाउंट में था, और उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ जो मेरे साथ स्टाफ में थे, ड्राइवर थे, दूसरे लोग थे, उनके बच्चों के लिए दे दो, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनकी शादी ब्याह में काम आएंगे। तो जो आदमी इस तरह का हो उस पर आप इस तरह के आरोप लगा कि कैसे सकते हैं? देखिए, उस व्यक्ति को पब्लिक लाइफ में मुख्यमंत्री बना था वो 2001 में, जी जी जी। और अब 2023 है, तो 22 वर्ष में तो एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ये चिपका नहीं पाए, तो अब क्या कर लेंगे ये। सही। अब ये जो मीडिया पार्ट के हवाले से जो वायर की जो स्टोरी है उसको भी आप पढ़ें तो आप भी अपना सर खुजा के पूछेंगे कि भाई इसमें मोदी का क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि हाँ मैक्रोन ने उसको कर दिया, तो उसमें आप ये दिखाने का प्रयास करोगे कि भाई मोदी से मैक्रोन को कहलवा के उसने करवाया, लेकिन आप बता रहे हैं क्योंकि ईडी की जांच भी हो रही है, उसको बेचारे को बैंकरप्सी भी फाइल करनी पड़ रही है और सब कुछ करना पड़ रहा है। तो कौन इस तरह की जो है वो, जिसको हम कह रहे हैं लंतरानी हाँकते हैं ये लोग को, कौन इस चीज़ को मानेगा। लेकिन वो उसी पे लगे हुए हैं। पहले वो पूरा 2019 हार गए चौकीदार चोर है करके रफाल के ऊपर, और अब उन्होंने अडानी चलाया था तो वो अडानी भी नहीं चल रहा, हालांकि पूरी मदद की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी, उसके बाद भी नहीं चल रहा वो। 3 बार सुनवाई हुई राफेल पर, 2 बार तो हुई ही है। कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। संजय जी, मैं आखिर में ये जरूर पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है, रूस के भी प्यारे बने हुए हैं, अमेरिका के भी प्यारे बने हुए हैं, और अब फ्रांस में इतनी बड़ी डील होने जा रही है और फ्रांस डे पर उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। फ्रांस डे के समारोह का एक मतलब होता है, और जो इंडियन डायस्पोरा है वो जहाँ भी जाते हैं वो एक अलग ही उत्साह और अनुराग और प्यार और विश्वास देखने को मिलता है मोदी के प्रति। तो ये नरेंद्र लीजिए, मोदी आप जो बात है। ही कर रहे थे कि आ गया एक जी जी। दी
वायर द लायर, अच्छा। वायर द लायर जो है वो कह रहा है कि भाई कि मोदी को जहां भी जाते हैं वहां पर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के ऊपर घेरा जाता है। और इस बार भी अब यूरोपियन पार्लियामेंट वो मणिपुर के ऊपर अर्जेंट डिबेट करेगी। तो देखिए, अच्छा यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स का उसका प्राइमरी एक्सपेरिमेंट है। जी जी। और एक चीज मैं कहना भूल गया कि ये जो हो रहा है पूरे यूरोप में जो तमाशा, उसके लिए जो ईयू का जो इन्होंने बनाया था वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और उनके कारण जो उन्होंने कर दिया कि साहब कि आप रेफ्यूजीज को नहीं रोकेंगे, जिनके यहाँ पे समस्याएं हैं या जिनके यहाँ गृह युद्ध चल रहा है, उस फॉर्मुलेशन के कारण भी बहुत सारे देशों में समस्याएं हैं। और ये पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया इत्यादि ने तो मना कर दिया है, तो उनके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो पूरा प्रेशर डाल रही है कि आपने कैसे मना कर दिया। उन्होंने कुछ भी हो जाए, हमें ईयू छोड़ना पड़े, लेकिन हम नहीं मानते। आप देखिए ब्रिटेन जो है ये बाहर निकला है ईयू से, तो इसी कारण से निकला है। जी जी जी। जब इन्होंने रेफरेंडम कराया था बोरिस जॉनसन वगैरह ने, तो ये सोच रहे थे कि साहब कि ये तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये फेवर कर रहे थे कि साहब कि ये यूरोपियन यूनियन में बने रहें। लेकिन पब्लिक ने उनको उल्टा कर दिया, जगह दिखा दी। जगह दिखा दी। वो इसीलिए क्योंकि ये फ्री मूवमेंट इन्होंने कर रखा था अरब कंट्रीज से, उसके कारण। अब आपने जो कहा था कि क्या वो होगा, ये उत्तर आ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी जो चर्चा पूरी नहीं हुई उससे पहले ही उत्तर आ गया। तो ये जो नरेंद्र मोदी संतुलन साध रहे हैं इस समय, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, ये जो इनकी लीडरशिप की क्वालिटी है, इस पर थोड़ा सा जरा बताइए। और भारत को एक्चुअल में ये किस लेवल पर लेकर के आ गए हैं? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी में शुरू से ये क्वालिटी रही है। आपने देखा होगा कि वो सभी से संपर्क बना के रखते हैं, सभी से बातचीत खोल के रखते हैं, चाहे वो शरद पवार हो चाहे आप इनका जो है वो गुजरात का पूरा कार्यकाल देख ले, तो गुजरात के पूरे कार्यकाल में कभी भी जो है वो सरकार में और विरोधी पक्ष में कोई कटुता का आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ये मांडवाली करके चलने वाला जो है, ये गुजराती प्रवृत्ति भी है। गुजरात में बताते हैं कि साहब किसी की भी सरकार हो, वो आपस में मिलजुल के ही चलते हैं, आपस में गाली गलौज नहीं करते हैं। ये कार्यक्रम तो राहुल गांधी ने ही आरंभ किया है, जी गाली जी गलौज वाला। जी। तो अब अगर राहुल गांधी गुजराती होते तो संभवतः वो भी नहीं करते। तो एक तो जो है वो संस्कार हैं थोड़े से, मैं मानता हूँ गुजरात के, जिसमें जो नरेंद्र मोदी की निश्चित रूप से सहायता कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ भाई, राष्ट्र के प्रति एक जिसको हम कहते हैं कि एक प्रखर समर्पण है, वो एक प्रतिबद्धता है। और उसमें जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसमें से अवसर निकालने का प्रयास करते हैं, और राष्ट्र के लिए अवसर निकालते हैं, स्वयं के लिए नहीं निकालते। दूसरे लोग स्वयं के लिए अवसर निकालते हैं, तो इसमें जो राष्ट्र के जो हित हैं वो कई बार उनसे समझौता कर लेते हैं। वो मोदी राष्ट्र के हित से समझौता नहीं करते, और उनके पास वो अवसर का जो सर्वोत्तम उपयोग करने की जो एक क्षमता है, वो उनकी एक, हम कह सकते हैं कि एक नैसर्गिक उनका गुण है। तो इसी आधार पर वो उत्तरोत्तर वैश्विक पटल पर प्रगति करते जा रहे हैं। और ये अंत में एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, ये खालिस्तानियों को क्या हो रहा है जो लगातार मोदी सरकार के लिए बदनामी का बायस बने हुए थे, अब खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं? पन्नू भी कहीं घुसा बैठा है। जब अमेरिका की यात्रा पर थे मोदी तो उस समय तो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड था, और एक एक करके कोई लंदन में अस्पताल में मारा जा रहा है, कोई लाहौर में पंजवड़ मारा जा रहा है, और कई
इधर निपटे हैं, ये निज्जर अभी गया है, तो ये क्या हमारा रॉ सक्रिय हो गया है? और एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद मोसाद से भी कोई कोलैबोरेशन जो है वो किया जा रहा है कि इनको जरा इनकी हैसियत बताई जाए, ये एंड गेम किया जाए इनका। देखिए, ये विषय ऐसे हैं जिसका कोई प्रमाण तो होता नहीं, तो आप इसके बारे में सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं या इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, जिसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं, वही कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई आपको कभी बताएगा, क्योंकि ये इस तरह का एक वो जो डार्क एरिया जिसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल, बिल्कुल। वो होता है कि द डार्क वेब ऑफ स्पाइज, तो जासूसों का जो एक अंधकारपूर्ण एक जो उनका विश्व होता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि भाई कि संयोग तो है बड़ा भारी, ऐसा संयोग जो है वो बहुत कम होता है कि न केवल खालिस्तानी जो हैं वो टपक गए, बल्कि कई सारे जो हैं वो कश्मीरी आतंकवादी भी टपक गए। तो कोई आप समझिए कि 7-8 का जो टैली हो चुकी है पिछले 6-8 महीने में। जी, जी। तो यदि ये संयोग है तो बड़ा सुखद संयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।